हेलो गाइस, स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक टुडे। रिवीजन का अपना जो अकाउंट्स का रिवीजन चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देखो इसमें बेटा जो पिछले 5 पेपर में जो क्वेश्चन आता था ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12 मार्क्स का आता था, एंड दैट टू कंपल्सरी विदाउट एनी ऑप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ है थोड़ी सी, तो अपने को वो थोड़ा सा समझ के लेना है कि ये कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें काम कैसे करती है, एकदम डिटेल में अपने को समझना है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एक्चुअली है क्या और ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, इसमें अकाउंट्स कौन से बनते हैं, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट से तो थोड़ा सा अलग अकाउंट बनता है इसके अंदर। जैसे नॉर्मल सोल प्रोवाइडर फाइनल अकाउंट्स में या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनती है, बट यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। यहाँ पे कुछ आइटम्स अलग है, हाँ, बट अलग है यानी कि नाम थोड़ा सा अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनपीओ। वरना एज सच कुछ अलग है क्या? सच नहीं, एज सच कुछ अलग नहीं है, अकाउंटिंग वही सेम है, बस नाम कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग है, कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज है। वो क्या है वो अपने को सिर्फ समझना है आज के दिन। क्लियर? तो चलो अपन लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट द वेस्टिंग द टाइम इज द लेट अस स्टार्ट इज द टॉपिक इज द ठीक है, अपन इज रेडी। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है बेटा? अपने टॉपिक का नाम है आपके बुक में आपका नाम दिया गया है, उसके चैप्टर का नाम दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके बहुत अलग अलग नाम है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, जब भी एनपीओ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बीइंग ह्यूमन, सलमान भाई का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है। तो क्या सर ऐसी जो चैरिटी का काम करते हैं, सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, समाज का भला करते हैं, यही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से ऐसा है क्या? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से क्या? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ समाज कार्य के लिए काम करती है, लोगों का भला करने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, सिर्फ यही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी को दूर हटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, कोई भी कंसर्न या कोई भी एक एंटिटी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन से 2 प्रकार है? एक है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पार्ट, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मोटिव होता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का नो प्रॉफिट मोटिव। नो प्रॉफिट मोटिव, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर आपने बोला कि वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बोला कि समाज के कल्याण के लिए है, वो ही सिर्फ वही कवर नहीं करते। सिर्फ वही चीज़ें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती है ऐसा नहीं है, उसमें और भी चीज़ें आती है। तो सर और भी क्या चीज़ें आती है, थोड़ा सा बताओ आप हमको। देखो नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मोटिव में, नो प्रॉफिट मोटिव में या तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ आपके स्पोर्ट्स क्लब आते हैं, आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है, और हॉस्पिटल्स आते हैं, ये तो आते ही है, बट इसके अलावा क्लब्स भी आते हैं। क्लब्स जैसे अपना पूना क्लब है, रोटरी क्लब, या तो फिर आपका मान लो जो टर्फ क्लब। तो सर ये क्या करते हैं, इनका और इनमें फ़र्क क्या है सर? ये क्लब भी इसमें आ रहे हैं, ये और एक अपना मोस्ट फेमस पूना क्लब है ना,
तो ये सर ये क्या मतलब, अच्छा पूना क्लब लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। तो ये सब क्या है सर, बट ये क्या है ना, एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक और ये होता है कि ये जो अपने मेंबर्स होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के ऊपर खर्च करते हैं। मेंबरशिप नाम की फ़ीस होती है, लाइफ मेंबरशिप बोल लो या कोई भी मेंबरशिप बोल लो, ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तो क्लब हो गए, इसके अलावा आपके गणपति के मंडल होते हैं ना, ये भी एक तरीके से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुए आपके, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हुए। गणपति का मंडल, हमने क्या किया, हमने ये पैसा इकट्ठा किया, हमने अपने आप के ऊपर खर्चा कर लिया, खत्म। समझ में आया सबको? तो ये क्या हुआ है, गणपति के मंडल हुए ये भी, तो ये भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुए एक तरीके से। पक्का क्लियर है अब तक? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं या गरीबों के लिए कर रहे हैं या बच्चों के लिए कर रहे हैं यही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है। आपके जो जिम्स आते हैं, जिम ज्वाइन करते हो ना आप, जिम, ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ मेंबर से पैसा, सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्ट करते हैं और उन्हीं को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बराबर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई, फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई, बराबर। ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो नॉर्मल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट करती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है, ठीक। इसके बाद ओके, अब बात समझो, अब सिंपल सी बात समझो। यहां पर जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा इसके, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में 3 चीजें आती है बेटा। तीन चीजें क्या आती है बेटा? सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये 3 चीजें आती है फाइनल अकाउंट्स में। तो सर रिसीट एंड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, तो ये रिसीट पेमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ऐसा कुछ है क्या सर? या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वैसा कुछ है? नहीं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक व्हाट? अब मैं इसको ना नॉर्मल, जो नॉर्मल बिजनेसेस है ना, नॉर्मल बिजनेसेस के साथ मैं आपको ये कनेक्ट करके देता हूं कि ये है क्या। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट योर समरी कैश बुक, समरी कैश बुक। जो आपकी कैश बुक बनती है, नॉर्मल कैश बुक बनती है ना, बट डेबिट साइड पैसा आया, क्रेडिट साइड पैसा गया, ये वो चीज़ है। हाँ, बट मैंने इसको वर्ड समरी यूज़ किया है। क्यों समरी यूज़ किया है? क्योंकि कैश बुक में आप डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, बट समरी कैश बुक में आप डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हो। आप पूरे साल का एक ही ट्रांजैक्शन कि भाई टोटल फीस, पूरे साल का टोटल फीस कितना आया, पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट कितना आया, पूरे साल का टोटल मैंने सैलरी कितना पे किया, पूरे साल का टोटल रेंट कितना पे किया, एग्जैक्ट कैश में, वो चीज़ें आती है समरी कैश बुक में। किसमें? समरी कैश बुक में, जिसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्यों? समझ में आया? और बैलेंस शीट इज लाइक जस्ट लाइक योर नॉर्मल बैलेंस शीट, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। क्लियर? इसके अलावा कुछ टर्म्स जो अपने को समझने हैं, जो नॉर्मल टर्म्स के साथ ही मेल खाते हैं, वैसे कोई टर्म्स, जैसे नंबर 1 सरप्लस विच इज डिट्टो सेम एज प्रॉफिट। दूसरा डेफिसिट विच इज सेम एज लॉस। थर्ड capital fund which is same as capital, which is same as capital fund which is same as capital। तो ये 3 चीज़ें ध्यान से समझो, कुछ अलग नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हमने नॉर्मल अकाउंट में कहते हैं, बस नाम अलग कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है, हो गया सिंपल। तो ये हुआ सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब लॉस, कैपिटल फंड का मतलब कैपिटल। बेटा वीडियो देखना, वीडियो पूरा देखेंगे ना तो पूरा एनपीओ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, गारंटी है अपना।
हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटे से छोटा एडजस्टमेंट कवर किया है अपन ने इसमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो किसी कोई बताता नहीं है, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर की है, ताकि आपके लिए ये रिवीजन एज अ प्योर न्यू लेक्चर हो। उस हिसाब से मैं रिवीजन ले रहा हूँ, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ कवर्ड, सब कुछ क्लियर, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसे क्लियर कवर करेंगे पूरे कंसेप्ट में अपन, ठीक। क्योंकि अपना सीरीज़ का नाम ही कंसेप्ट बिल्डिंग है ना, तो कंसेप्ट तो बनाना ही है भाई, डेफिनेटली, ठीक। यहाँ तक क्लियर सबको 100%? ओके। अब बात ध्यान से समझो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना है ताकि अकाउंटिंग अपने लिए इजी हो, अकाउंटिंग अपने को एनपीओ की समझ में आए। इसके लिए कुछ टर्म्स समझने हैं। क्या वो टर्म्स है? देखो ध्यान से ज़रा बेटा, देखो बेटा, एनपीओ को कुछ इनकम होती है, कुछ एक्सपेंस होते हैं, कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है, कुछ रिसीट्स होते हैं, कुछ पेमेंट्स होते हैं, बराबर है। तो जो एनपीओ के रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, ये कैसे बटे हुए हैं वो देखो थोड़ा सा। रिसीट एंड पेमेंट्स के नेचर की मैं बात कर रहा हूं। नेचर, रिसीट्स अपने इसमें दो प्रकार की होती है एनपीओ में। पहली, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो पेमेंट में भी वही प्रकार के दो होंगे। एक रेवेन्यू पेमेंट्स, दूसरा कैपिटल पेमेंट्स। एक रेवेन्यू पेमेंट्स और दूसरा कैपिटल पेमेंट्स। पक्का? सर ये क्यों अलग अलग ऐसे अपन ने नेचर बनाया है, क्यों इसमें समझ रहे अपन अलग से? समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड ही उनकी पोजीशन फिक्स होती है किसमें? फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। सबसे पहले समझो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। रेवेन्यू रिसीट जो है ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग नेचर, क्या नेचर के? रिकरिंग नेचर के। और ये रेगुलर इनफ्लो फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं पैसे। और ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। तो फिर कैपिटल रिसीट क्या हुए सर? कैपिटल रिसीट हुए आपके नॉन रिकरिंग नेचर के। नॉन रिकरिंग नेचर के। फिर इसके अलावा ये अपने नॉट रेगुलर इनफ्लो, नॉट अ रेगुलर इनफ्लो एंड इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। लंबे समय का इसका इम्पैक्ट होता है। समझ में आया? सर एग्जाम्पल्स दो सर, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है। रिसीट्स, रिकरिंग नेचर की रिसीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमेशा सब्सक्रिप्शन, बराबर, ट्यूशन फीस, किसी भी प्रकार का सेल ऑफ मटेरियल्स, बराबर, इंटरेस्ट इनकम्स। तो सर कैपिटल रिसीट क्या हुए? सर कैपिटल रिसीट क्या हुए? वन टाइम पेमेंट आने वाली, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ना, एक ही बार पैसा आएगा, बार बार थोड़ी पैसा दूंगा मैं। एक ही बार लाइफ मेंबरशिप फीस, भाई पूरा लाइफ टाइम का मेंबरशिप ले लिया मैंने। उसके बाद
सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, स्पेसिफिक डोनेशन क्या है सर? ये बताऊंगा धीरे धीरे आगे से, जब हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे तब। स्पेसिफिक डोनेशंस, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट समझते हैं। रेवेन्यू पेमेंट अगेन रेवेन्यू पेमेंट अगेन सेम, रिकरिंग पेमेंट्स जो बार बार करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। उसके अलावा पेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड शॉर्ट टर्म। कैपिटल पेमेंट्स सेम, नॉन रिकरिंग, not paid on regular basis. Last, long term. एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम के बगैर समझता नहीं है सर, एग्जाम के बगैर समझता नहीं है। चलो, रेंट पेड, परचेस ऑफ मटीरियल्स, बराबर, सैलरीज, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, बराबर। यहां तक क्लियर सबको? तो ये छोटे मोटे रोज के, डेली रोजमर्रा के जो खर्चे करते हैं अपन, उसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये मैंने कोई मान लो परचेस कर लिया है, कोई एसेट परचेस किया, न्यू इन्वेस्टमेंट, कहीं पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया कुछ, बराबर। तो ये कौन से नेचर के हो? ये कैपिटल नेचर के पेमेंट्स हुए। पक्का यहाँ तक क्लियर सबको? 100%। ज़रा चिटका लो, अगर मिस ना हो कोई चीज़, एक बार ये चिटका लो ताकि आगे बढ़ूँ मैं, फिर तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। डन यहाँ तक? एग्जाम्पल चिटकाओ, एग्जाम्पल चिटकाओ। आगे बढ़ूं? क्लियर यहाँ तक सबको? आगे बढ़े? चलो अब ध्यान दो। जो चीज़ अब लिखवा रहा हूँ शायद ना समझ में आए, बट आगे ज़रूर समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक? ओके। जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं या रेवेन्यू नेचर के जो रिसीट्स होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स होते हैं, जो रेवेन्यू इनकम्स होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? वो इनकम में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? इनकम में आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे, ठीक है। और कैपिटल नेचर के जो होते हैं वो जाते हैं लाइबिलिटीज़ में। कहाँ जाते हैं ये? लाइबिलिटीज़ में। और ये इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, और ये जाते हैं आपके एसेट साइड में। ये कहाँ जाएंगे? एसेट्स में। कहाँ जाएंगे ये? एसेट्स में। क्लियर यहाँ तक? 100% क्लियर? ओके, चलो समझते हैं अभी। सबसे पहले ओके, एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं पहले इसमें, ताकि मैं आपको रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आ जाओ। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन
एनपीसी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनपीसी, ठीक है। सबसे पहला डोनेशन, डोनेशन तो सबको पता है, डोनेशन तो सबको पता है, व्हाट इज द डोनेशन इज द, है ना, डोनेशन सबको पता है ना कि भाई डोनेशन क्या है, कि भाई किसी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को दान दिया है, बदले में कुछ गिफ्ट नहीं मांगता, बदले में कुछ गिफ्ट नहीं मांगता है, ठीक है। डोनेशन के बेटा दो टाइप है, एक है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। एक है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। ये जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन क्या है सर? जनरल डोनेशन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान आके दान दे देता है, पैसे दे देता है और ये बोलता नहीं कि कहाँ यूज़ करना है, जहाँ यूज़ करना है करो, रोज़ के खर्चे करने करो, बिल्डिंग में खर्चा करना है करो, बच्चों के ऊपर खर्चा करना है करो, आपके स्टाफ पे खर्चा करना है करो, जिस पे खर्चा करना है करो, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो विदाउट एनी कंडीशन, डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, ये डोनेशन हमको मिलती है विद अ कंडीशन, यानी कि मैं इसको बोलूंगा डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस मतलब क्या सर, थोड़ा समझाओ। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है? भाई कोई एक स्कूल है, वो स्कूल में गया, मैंने कहा ये लो मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का डोनेशन, बट ये 5 लाख का डोनेशन है स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए, जो स्कूल में नई बिल्डिंग बनने वाली है ये उसके लिए है। तो मैंने क्या किया, डोनेशन देते समय ये स्पेसिफाई किया है कि मेरा पैसा यूज़ होना चाहिए सिर्फ बिल्डिंग बनने में, पक्का। अगर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, तो मैंने डोनेशन दिया 5 लाख रुपए, बोले ये 5 लाख रुपए सिर्फ प्राइज में बंटना चाहिए। जब आप प्राइज विनर्स अनाउंस करोगे तो विनर्स जो है, विनर्स को जो प्राइज दिया जाएगा उसमें मेरा पैसा जाना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हुआ। कौन सा डोनेशन हुआ? स्पेसिफिक डोनेशन हुआ। तो याद रखना, जो जनरल डोनेशन होता है ये कौन से नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, और ये कहाँ जाता है? इनकम में जाता है। कहाँ पर जाता है? इनकम में जाता है। बट स्पेसिफिक डोनेशन जो है ये कैपिटल नेचर का होता है, और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके लाइबिलिटीज में, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, उसके रिस्पेक्टिव फंड में। मतलब क्या रिस्पेक्टिव फंड में? मतलब क्या, बिल्डिंग के लिए डोनेशन करने वाला सिर्फ मैं अकेला थोड़ी हूँ, कुछ और भी लोग होंगे जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन कर रहे हैं। तो मैंने 5 लाख दिए, किसी ने 4 लाख दिए, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए, बट बिल्डिंग के लिए दिए। तो ये लोग पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग फंड में रखते हैं। क्या नाम बनाते हैं? एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं जिसका नाम है बिल्डिंग फंड। किसका नाम क्या है? बिल्डिंग फंड। इसका नाम क्या है? बिल्डिंग फंड। तो सब पैसे यहाँ पर बिल्डिंग फंड में जमा होते हैं। तो ये रोजमर्रा के खर्चे के लिए नहीं है, इसको आपको साइड में निकाल के रखना है। जब बिल्डिंग का काम स्टार्ट होगा, देखो रातों रात तो बिल्डिंग बनेगी नहीं कि कल खर्चा कर दिया, तो वो पैसा जमा करके रखेंगे। जैसे जैसे बिल्डिंग का काम चल रहा है, जैसे जैसे बिल्डिंग का प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे वैसे उस फंड्स में से पैसा निकाल कर ये लोग यूज़ करेंगे, वैसे वैसे इस फंड्स में से पैसा निकाल कर यूज़ करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन। एंड दैट स्पेसिफिक डोनेशन इज मेंटेन्ड सेपरेटली इन द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्पस। मतलब बिल्डिंग के लिए है तो बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स के लिए है तो स्पोर्ट्स फंड, जिस भी कारण से दिया है, जिस किसी कारण से दिया है, उस कारण से हम वो फंड क्रिएट करेंगे। सिंपल, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ूँ, चलो। ये थे डोनेशन। दूसरा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या भाई? ये एक तरीके से इनकम है, किसके लिए? इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट ये लाइफ मेंबरशिप है। ये यानी कि मेंबरशिप फीस रिसीव्ड होल लाइफ ऑफ दी मेंबर। मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने रहोगे, तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने रहोगे, ऐसा कहता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, अगला
आई होप यहाँ तक क्लियर। लाइफ मेंबरशिप फीस दूसरा, आई मीन तीसरा, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या है भाई? भाई फर्स्ट टाइम कोई मेंबर बनने वाला है तो फर्स्ट टाइम जब मेंबर बनता है कोई, तो उसको कुछ एंट्रेंस फीस एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है, एंट्रेंस फीस चार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लाइफ एक चीज़ बताना रहेगी, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये कैपिटल नेचर की है और ये आपके लाइबिलिटीज़ में जाती है। कहाँ जाती है? लाइबिलिटीज़ में जाती है, ठीक है। दूसरा, एंट्रेंस फीस मैंने बोला फर्स्ट टाइम registration fees of a member, न्यू मेंबर, ठीक है, न्यू मेंबर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो एक ही बार पेमेंट आने वाला है, बार बार तो ये पेमेंट आएगा नहीं, एंट्रेंस फीस का बार बार तो हम चार्ज नहीं करेंगे, एक बार जो नया मेंबर आता है उसी को चार्ज करते हैं। तो क्या होता है, जनरली treated as capital, generally treated as capital, but कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता है कि इसका कुछ पोर्शन कैपिटलाइज करो, कुछ पोर्शन को रेवेन्यू रखो, ठीक है। तो generally treated as capital and therefore it will go to liabilities, बराबर B, but sometimes a part of entrance fees is treated as revenue and balance as कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी एंट्रेंस फीस देते हैं, वो एंट्रेंस फीस एग्जाम्पल 50,000, ठीक है, एंट्रेंस फीस दे 50,000 और वो बोलता है 60% ऑफ द entrance fees is to be capitalized, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, जितना पैसा आ रहा है एज एन एंट्रेंस फीस उसका 60% आपको क्या करना है, उसका 60% आपको पे करना है, 60% आपको कंसिडर करना है कैपिटल नेचर का, और बाकी का बचा हुआ 40% आपको कंसिडर करना है, 40% आपको कंसिडर करना है कितना, रेवेन्यू नेचर का। क्लियर है तक? तो ध्यान से समझो, 50,000 में से 60% इज 50,000 में 60% दैट इज 30,000 इज टू बी इज कैपिटल नेचर, और बाकी बचा 40% इज रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल का नेचर का जितना अमाउंट है उतना जाएगा लाइबिलिटीज में, और रेवेन्यू नेचर का जो है वो कहाँ जाएगा, इनकम में। सिंपल, पक्का क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि टोटल अमाउंट इतना आया है भाई साहब, तो उसमें से आपको पूरा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। मतलब दिखाओ मैं आपको, मैं ये एक चिटका लो आप एग्जाम्पल, ये लिखा नहीं होगा तो ये चिटका लो, फिर मैं इसको एग्जाम्पल प्रॉपर सोल्यूशन में कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। चिटका है सबने, ये पॉज करके भी चिपका सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये लिखा सबने, ये लिखा, डन। देखो अब क्वेश्चन तो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अब मैं क्या करूँगा, जब मैं अपना सोल्यूशन बनाऊँगा, सोल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कहेंगे
और बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे। और क्या बनाने बोलेंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का हमेशा लेफ्ट साइड होता है एक्सपेंस, राइट साइड होता है इनकम। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करने का। तो इनकम साइड पे मैं लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस मुझे मिली है 50,000, बराबर है, जिसमें से मैं निकाल दूंगा जितना अमाउंट मुझे कैपिटलाइज करना है। कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है? 30,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 20,000, जितना रेवेन्यू है। इनकम में आपके रेवेन्यू दिख रहा है। आपने इनकम में से 30,000 रुपये निकाल दिए और लाइबिलिटीज में जाओगे, यहाँ पर होगा आपका कैपिटल फंड, जो भी अमाउंट दिया होगा उसमें आप ऐड करोगे एंट्रेंस फीस 30,000, उसका टोटल बाहर, खत्म। ये करना है आपको इसमें, बस सिंपल। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं? आगे बढ़ूँ? पक्का? चलो, क्या देख लिया हमने अभी? एंट्रेंस फीस देख लिया। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे टॉपिक की जान ये है, सिर्फ समझ लो पहले क्या है, फिर अपन इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे एडजस्टमेंट्स में, कि एडजस्टमेंट्स में जब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आता है तो क्या आता है और कैसे आता है, वो हमको देखना है। इसके लिए मस्त एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास, वो अपन देखेंगे। क्लियर? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन इज एनुअल fees charged to the members। एनुअल फीस चार्ज टू दी मेंबर्स को एनुअल फीस चार्ज की जाती है। वो हर साल उनको इतना अमाउंट XYZ अमाउंट पे करना है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन जो होता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, और इसीलिए ये कहाँ जाएगा? आपके इनकम में। ठीक है, आपके इनकम में। क्लियर? सब्सक्रिप्शन यहाँ तक ओके। नेक्स्ट है लेगेसी। टेंशन नहीं लेने का सर, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, आपने तो खत्म कर दिया। चिंता नहीं करने का। जब मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊंगा ना, तब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में जब मैं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। लेगेसी। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी इज अ डोनेशन और gift received from whom? From deceased person's will। अरे कोई बहुत बड़ा दिलदार आदमी जिस खत्म मरने वाला है, और कोई है आदमी यार, वो उसको कैंसर की बीमारी थी, ठीक नहीं हो पाई, तो उसने सोचा कि भाई मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी, कि मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ये मैं पूरी प्रॉपर्टी दान कर देता हूँ किसी हॉस्पिटल को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों का भला होगा। कोई बीमारियों से मर रहा था, भला होगा लोगों का, लो प्रॉपर्टी दान दे दी। मरने से पहले उसने, मैं अपनी होशो आवाज़ में पूरी अपनी प्रॉपर्टी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देता हूँ, XYZ ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लेगेसी। जब कोई मरता हुआ इंसान अपनी विल से, अपनी खुद की इच्छा से पूरा अपनी प्रॉपर्टी का दान कर देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कहते हैं लेगेसी। ठीक है, और ये लेगेसी कैन बी फॉर अगेन जनरल पर्पस। उसने अपने विल में कोई पर्पस नहीं बताया, बस दान दे दिया। या तो दूसरा स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है ना, जो कैंसर से मरा वो बोल रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद और कोई ये तकलीफ सहन ना करे, ये मेरी जैसी बीमारी किसी को ना हो, तो मैं अपना जो पूरा पैसा है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहता हूँ, जो पूरी तरह से कैंसर के ऊपर ही फोकस करे, या कैंसर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे, या कैंसर के जो पेशेंट्स है उसके ऊपर फोकस करे। तो वो स्पेसिफिक पर्पस हुआ, बराबर है। तो बट ऑफ जनरल पर्पस इज
इनकम स्पेसिफिक पर्पसेस, सॉरी इनकम बोल रहा हूँ, रेवेन्यू जाए में, ये हुआ कैपिटल, स्पेसिफिक पर्पस है ना कैपिटल, ये जाएगा लाइबिलिटीज में। सिंपल, खत्म। लेगेसीज, सब्सक्रिप्शन खत्म, लेगेसी खत्म। क्लियर यहाँ तक सबको? 100% पक्का, डन, ओके, विषय क्लोज। अब ये थे कुछ टर्मिनोलॉजीज, अब अपने को समझने के हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ एनपीओ या एनपीसी, बोलो जो भी बोलो, बात एक ही है। एनपीसी, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ एनपीसी। क्लियर? स्टार्ट करें। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो याद रखो, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों हो सकते हैं, एक ओपनिंग का भी हो सकता है या क्लोजिंग का भी हो सकता है। बहुत बार आपको एनपीओ के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस भी देते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी देते हैं। कौन से बैलेंसेस देते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। ऐसा क्यों सर? क्यों? देखो, अब जो एक्सपेंसेस है, करंट ईयर में मेरे कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह गए थे। करंट ईयर में कुछ एक्सपेंसेस मेरे आउटस्टैंडिंग रह गए। आउटस्टैंडिंग रह गए यानी मुझे पे करना बाकी था। जो पे करना बाकी था वो मेरा करंट ईयर में था, बट क्या मैं उसको अगले साल पे करूंगा? हाँ, अगले साल में पे कर दूंगा। अब मान लो जैसे इस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था जो मैं अगले साल पे करने वाला हूँ, तो ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जो मैंने इस साल पे किए बट वो पिछले साल के हैं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हाँ बराबर सर, हो सकता है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है। तो बात समझो, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो अपने को पता है, अपने को शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब अपन ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तभी भी ये दोनों चीज़ें आई थी, और तब मैंने आपको एक लाल चार्ट दिया था। क्या दिया था? लाल चार्ट। लाल चार्ट बनाया था अपन ने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए भी बनाना है अपने को लाल चार्ट। इसमें भी आएगा कि सर? हाँ, इसमें भी आएगा, बट उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आएगा। कौन सा वर्जन आएगा? एडवांस्ड वर्जन आएगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग या पिछले साल का प्रीपेड भी आ सकता है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या? क्या भाई करंट ईयर का खर्चा है बट मैंने पे नहीं किया, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। खर्चा ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। प्रीपेड का मतलब समझा दो सर। प्रीपेड का मतलब क्या? एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड इन करंट ईयर। बराबर। करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? पेड इन करंट ईयर फॉर द एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। और ओपनिंग प्रीपेड का मतलब क्या सर? ओपनिंग प्रीपेड का मतलब है एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर पेड इन प्रीवियस ईयर। पहले ही पे कर चुके थे, पहले ही पे कर चुके थे। अब देखो ध्यान से समझो, ओपनिंग और ओपनिंग का मतलब रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, और क्लोजिंग का मतलब क्या? रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड रिलेटेड टू करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का मतलब क्या? ध्यान से देखो, लिखो मेरे साथ, लिखो एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ सॉरी, एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, पिछले साल का खर्चा अभी पे करना है, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर पेबल इन नेक्स्ट ईयर, खर्चा इस साल का पे करेंगे अगले साल, खर्चा इस साल का पे करेंगे अगले साल, समय है पे करने के लिए, अगले साल पे करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है सर। करना क्या है सर इसका, करना क्या है इसका, करना क्या है? एक्सपेंडिचर में ये माइनस होगा और दूसरा इफेक्ट इसका ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, एक्सपेंडिचर से माइनस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। और इसका करंट ईयर का क्या होगा सर? इसका करंट ईयर का क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर में ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। चिंता नहीं करने का, इसका एक शॉर्टकट का पूरा एक चार्ट बना के देने वाला हूँ चारों चीज़ों का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, और इसके ऊपर तो अपन बाकायदा अलग से एग्जाम्पल्स भी करने वाले ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दिमाग की नसें खुल जाए इस कंसेप्ट को लेकर। कल का आधा घंटा पूरा, कल का नेक्स्ट लेक्चर का जो आधा घंटा है पूरा इसी कंसेप्ट पे जाएगा, उसके बाद ही मैं सम स्टार्ट करूँगा, तब तक नहीं। चलो ये कौन सा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो सर प्रीपेड एक्सपेंस में भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा? डेफिनेटली। शॉर्ट में तो प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया? ऑफ करंट ईयर का क्लोजिंग, और सॉरी क्लोजिंग, करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग और प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग। पक्का क्लियर है तक? 100%। आगे बढ़ूँ मैं? चलो ध्यान से देखो, मतलब भी तो समझना है इसका। प्रीपेड, प्रीपेड करंट ईयर का प्रीपेड मतलब मैंने अभी पे कर दिया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस समझो, ओपनिंग का मतलब क्या और क्लोजिंग का मतलब क्या, ठीक है, ध्यान से समझो। क्लोजिंग प्रीपेड, करंट ईयर का प्रीपेड मतलब पेड इन करंट ईयर, पेड इन करंट ईयर, अभी हमने पे किया बट ये खर्चा अगले साल का है, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसके लिए बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, कल के लेक्चर में वो आने वाले एग्जांपल्स, ताकि अपने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। अभी अपन तो बस यूज टू हो रहे टर्मिनोलॉजी से, चैप्टर चालू का किया है। ओपनिंग प्रीवियस ईयर मतलब अब ये है, समझो, पेड इन प्रीवियस ईयर, कब पे कर दिया? पिछले साल पे कर चुके हैं, बट खर्चा कब का है? करंट ईयर का खर्चा है, मतलब पहले पे कर चुके सर। यस, पहले पे कर दिया, अभी पे करने की जरूरत नहीं है, पहले पे कर दिया था हमने, दैट्स इट। ओके, तो करना क्या है इसका? ये आपके एक्सपेंडिचर से ऐड होगा, एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ठीक। यहां पर ये आपके करंट ईयर के एक्सपेंडिचर से माइनस होगा और ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। लिखा सबने? देखो, आउटस्टैंडिंग वाला लायबिलिटी है, प्रीपेड दोनों एसेट है। ये एक्सपेंडिचर से ओपनिंग वाला प्लस होगा, प्रीपेड, क्लोजिंग वाला माइनस होगा, ठीक है। लाल चार्ट बताऊंगा मैं, एडवांस लाल चार्ट है अपने पास याद रखने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। क्या चल रहा है अभी सिर्फ लिखने का काम करो, ताकि अपने को एग्जाम के समय, लैंड मोमेंट पे, रिवीजन के समय काम आए अपने को, बराबर। इसके ऊपर से अलग से एग्जाम्पल्स भी करने वाले, अपन चिंता करने की बात नहीं है,
इनकम्स, इनकम्स, इनकम्स के बारे में सोचो अभी। इनकम, इनकम में भी वापस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, बराबर। सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। relating to previous year, for current year, for current year। जब आउटस्टैंडिंग फॉर ओपनिंग यानी पिछले ईयर का मतलब क्या है, समझो इसका मतलब क्या, पिछले साल की इनकम आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या, भाई मैंने कमा लिया, पैसा आना बाकी है। तो सीधी सीधी बात, क्लोजिंग वाला पहले समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। इनकम ऑफ करंट ईयर, बट पैसा आया क्या, नहीं आया, कब आएगा, अगले साल आएगा, लिखो फिर। रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर, रिसीवेबल इन नेक्स्ट ईयर। ओके, ओपनिंग वाला का मतलब क्या, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम है, पैसा अब आने वाला है। रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो क्या करेंगे सर, अरे भाई साहब इनकम कब की है, पिछले साल की है, तो मेरे इनकम से निकालो इसे, इनकम से माइनस, और ये वाली जो इनकम है मेरे करंट ईयर की है, तो अपने इनकम में ऐड करो, बराबर। और आउटस्टैंडिंग इनकम मेरा एसेट है, पैसा आना बाकी है, तो ये लो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा एसेट में। सिंपल, खत्म यहां तक। अगला है प्री पेड इनकम, प्रीपेड इनकम। अगेन सॉरी, प्रीपेड होता है क्या, पागल मियाड़, प्रीपेड थोड़ी ना होता है, प्री रिसीव्ड होता है। प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब पैसा आ गया है एडवांस में, उनको सर्विस देना बाकी है या उनको गुड्स बेचना बाकी है, प्री रिसीव्ड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस। पेन थोड़ा थोड़ा धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग माने फॉर प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग माने फॉर करंट ईयर। क्लियर यहां तक। मतलब प्री रिसीव्ड इनकम, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड मतलब क्या, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल का इनकम है, अभी पैसा आ गया। रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर। अच्छा, तो ओपनिंग का क्या होगा सर, अरे इनकम ऑफ करंट ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम ऑलरेडी रिसीव्ड, बराबर। पिछले साल ही पैसा आ चुका था करंट ईयर की इनकम का, बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझो। इनकम ऑफ करंट ईयर, तो मेरे करंट ईयर की इनकम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये प्री रिसीव्ड है मतलब पैसा आ चुका है, बेनिफिट देना बाकी है, तो प्री रिसीव्ड इनकम मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, किधर, लायबिलिटीज में। और इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इनकम है, अभी की इनकम से निकालो इसको बाहर, बाहर निकालो, निकालो निकालो बाहर, खत्म। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में डाल दो। क्लियर यहां तक सबको, ध्यान से सुनो अभी।
क्या किया क्या है मैंने भाई, देखो यहां पर जहां पर भी आपको दिखेगा कि करंट ईयर का एक्सपेंस है, जहां पर करंट ईयर का एक्सपेंस है, ये मिल गया। जहां पर भी आप देखोगे, ये देखो ये देखो ये देखो एक्सपेंस, ये देख कहा गया, हाँ एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का एक्सपेंस है तो ऐड कर दिया एक्सपेंडिचर में, बराबर है। और अगर एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर है यानी कि मेरे ईयर से रिलेटेड नहीं है तो निकाल दिया उसको, निकाल दिया उसको, प्रीपेड में आ जाओ। अगेन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, देखो एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का है तो ऐड, बट करंट ईयर के अलावा या प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, माइनस। क्लियर है तक? प्रीपेड में ये वाला देखो, प्री रिसीव्ड इनकम में देखो, इनकम कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, निकालो निकालो पहले निकालो इसको, बराबर। और यहां पर देखो इनकम ऑफ करंट ईयर, लो इसको ले लो पहले, इसको ले लो, इसको ले लो, ले लो ले लो, आ गया ये, आ गया ये पक्का, ओके। अब देखो यहां पर अगेन इनकम ऑफ करंट ईयर ऐड किया, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर निकाल दिया, सिंपल, खत्म। और अपने को तो इतना मालूम है लाल चार्ट के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट, प्री रिसीव्ड इनकम लाइबिलिटी, लाल चार्ट। बट इसके लिए भी ये जो याद रखना ना प्लस माइनस, इसके लिए भी ट्रिक दूंगा ना मैं, इसके लिए भी ट्रिक दूंगा, जरूर दूंगा ट्रिक, बट कब, आज नहीं कल। इसमें अपने को कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। आज जितना मैंने करा है ना उतना, बाई गॉड जितना मैंने करा है ना इतना सिर्फ जो नोटबुक में आपको नोट डाउन करना, रिवाइज करना है, मेरे साथ चलना है, एनपीओ ऐसा क्लियर खत्म कर देंगे अपन, खत्म खत्म खत्म। सम्स सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में सम्स बनने चालू हो जाएंगे, सम्स बनने चालू हो जाएंगे, सिंपल। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप फॉलो करो, उतना आप रिवाइज करो, जैसी क्लास खत्म होगी आपको रिवाइज करना है, क्लियर। तो आज यहीं पर रोक रहे अपन, आज के लिए इतना ही। कल अपन क्या देखने वाले, इसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ये चारों के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, चारों के एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स के बाद अपन क्या करेंगे, स्टार्ट, मैं आपको एक छोटा सा एडवांस लाल चार्ट का भी एक एग्जांपल दे दूंगा, एडवांस लाल चार्ट कैसे याद रखना है इन सब चीज़ों को। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन डिटेल में और थोड़ा सा वो लाल चार्ट डिस्कस करने के बाद अपन सम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, एंजॉय, एंड एज वी ऑलवेज से शेयरिंग इज केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने दोस्तों को बताओ, यू आर गेटिंग हेल्प, लेट देम ऑल्सो गेट हेल्प, है ना। क्यों सेल्फिश बने, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लेट एवरीवन नो कि अवेलेबल है, पढ़ो और अपना अपना ध्यान रखो और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, कल मिलेंगे।